जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वो अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, जो वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर नेटवर्क में 2005 में शामिल किया गया था। इसके अलावा शांत घाटी, जो जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है, यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरों में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसालों को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। सीएनजी का मुख्य संगठक मीथेन है। सीएनजी में मीथेन की मात्रा 80 से 90% होती है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। सीएनजी का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के साथ सिलेंडर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन से सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल होगा। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपका घर यक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है और यक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ये पर जाते हैं, जो यक्स के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं, जो ये के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है। फिर सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? डायरेक्शन का प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पक्षियों का वो युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा चील और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं इसका। चील और गिद्ध पक्षियों का वो युगल जोड़ा है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यदि इनके आवासों की बात की जाए तो ये सुनसान पेड़ों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसलों का प्रयोग करते हैं। चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपने घोंसले का निर्माण करता है तथा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युग्म या जोड़ों को चुनिए।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया और डेंगू। मलेरिया और डेंगू रोगों में ऐसे युग्ल जोड़े हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। डेंगू रोग वायरस जनित रोग है। इस रोग को वहन करने का कार्य एडीज नामक मच्छर करते हैं, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, जो इन दोनों स्थलों के बीच वास्तविक दूरी है, तो आपको वास्तविक दूरी बताना है। आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कंकड़ी झाड़ियों से बनाया जाता है। किससे? कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज्य होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान में मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं तथा घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि गर्मी अंदर की ओर न प्रवेश कर सके। इन घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है और इनमें नीम, कीकर आदि की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिससे लंबे समय तक कीड़े न लगें तथा इन घरों की दीवारों से मिट्टी भूसे का लेप लगाकर लगाया जाता है, जिससे इनकी दीवार की मजबूती बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में है उसका नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। चार चिनारी श्रीनगर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो चारों तरफ पर्वतों से घिरा है। चार चिनारी डल झील के निकट स्थित एक द्वीप है जिसके चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ों की उपस्थिति से चिन्हित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए। सुनने की संवेदनशील शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वो पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने के अंतर कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं इसको। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो अपने शक्ति एवं जुझारूपन के लिए जाना जाता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब किया गया है? 1973 में। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा सलाथ भालू जैसे दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। ये दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है जो पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटे के लगभग सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर जो किस प्रकार का जड़ है? एक प्रकार का मूसला जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष आबू धाबू के रेगिस्तानों में पाया जाता है। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। इस वृक्ष की जड़ी उस गहराई तक जमीन में जाती है जहां तक कि भूमजल का स्तर न पहुंच जाए।
ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। इस जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को लाइन में एक बेहद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन तक लिटा देने के बराबर होती है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी, सी और ई। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या दिया है? बी, सी और ई। बी में क्या है? बी में इस वृक्ष की प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई यथा लगभग 4 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, बी है और सी है और ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा एक्सप्लेन इस पे देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस वृक्ष को समान से कम जल की आवश्यकता होती है। ये समान रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जड़ की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं जब तक कि भौम जल का स्तर न पहुंच जाए। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है तथा इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती हैं। स्थानीय लोग जल का संकट होने पर इस पौधों से जल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दिए गए कथन में बी, सी और ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कश्मीर। अगर यहीं पे नारियल के तेल में कह देता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सरसों के तेल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसके अलावा गोवा राज्य का सर्वाधिक प्रिय भोजन नारियल के तेल में बनी मछली है क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों में नारियल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसके अलावा कुछ राज्य संघ शासित क्षेत्र के क्षेत्रीय व्यंजन निम्नलिखित हैं, इंपॉर्टेंट व्यंजन हैं। असम में क्या खाया जाता है? असम में मसूर टेंगा और चावल। बिहार की लिट्टी चोखा और दाल चावल। गुजरात में ढोकला, लेमन राइस और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में मोमोज, बांस के फल। केरल की बात करें तो केरल में अवियल यानी कि मिश्रित सब्जी और टेपकोका। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरसों का साग और मक्की की रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? ऑप्शन खानात्मक अभिलेख उपयुक्त होते हैं। यानी कि बच्चे की रुचियां और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, हाँ ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। और आप बच्चे के विषय के निर्णय लेने में ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये और डी सही हो जाएगा। तो इसमें से ये डी किस कहाँ पे दिया है? ये डी ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मसालों का पाठ पढ़ाने के पूर्व आस्था अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, आस्था क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। हाँ ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, ये कोई इसका आंसर उपयुक्त आंसर नहीं है। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों से विद्यार्थियों को पहचानना, ये भी कोई इसका उपयुक्त आंसर नहीं होगा। विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर डी यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो है, क्या है वो? अधिगम का आकलन है या अधिगम के लिए आकलन है या आकलन के अधिगम के रूप में या अधिगम के दौरान आकलन? क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, प्रभावी शिक्षण अधिगम कब संभव होगा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी लोग बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझाने में सहायता मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समूहकार द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व गुणों का आकलन करने के लिए उपयुक्त उपकरण होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। श्रेणी मापनी एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति है जो छात्रों को द्विध्रुवी पैमाने पर रेट करती है, जिसमें आमतौर पर खराब से लेकर उत्कृष्ट तक कई बिंदु होते हैं। समूहकार द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तित्व गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल होगा, क्योंकि यह सभी श्रेणियों में छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन मानदंडों की एक लिखित सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक ईबीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में किन कारकों पर विचार करेंगे? किन किन कारकों पर आप विचार करेंगे? कौन से ऐसे फैक्टर हैं? तो बच्चों में अभिरुचि जानना, ये ऑप्शन नंबर ये भी होगा, और प्राकृत में समावेशी, ये भी होगा, और मूल प्रभावी, ये ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त विकल्प नहीं है, केवल बाहर संचालित की जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ये इसका सही हो जाएगा, ये, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? किसका न्यूनतम प्रभाव होगा, आप सभी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने एक मील की सैर पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ईबीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी और डी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हमारे डॉट 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 व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है। क्या हो जाएगा? हमारे अफेक्टिव यानी कि भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का एक मूल भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ईबीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। कब की जा सकती है? तो इसका कौन सा आंसर है? विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, ये, बी और सी, ये, बी और सी द्वारा, यानी कि यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है। ईबीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है तथा अनुभवजन्य है। पर्यावरण का मानव जीवन में विशेष महत्व है, जिसका अपना प्रभाव होता है। पर्यावरण प्रकृति का वो घटक है जो मानव जीवन से संबंधित है और उसे प्रभावित करता है। पर्यावरण और प्रकृति में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं है जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः पर्यावरण तथा प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार दिए गए कथन में ये बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ईबीएस के शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। क्या संकेत करता है?
पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ईबीएस के शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम में कक्षा से बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की ओर संकेत करता है। ईबीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षार्थी की जागरूकता के विषय में संबंधित है। ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा के शिक्षण को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, पाठ्य वस्तु से परे जाने के विचार को दर्शाता है। यह एक शिक्षक को अपने स्वयं के अनुभवों के साथ बच्चों की वैचारिक समझ को जोड़ने और उन्हें विषय के परिचित होने के लिए सीखने में प्रामाणिकता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना। कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना है। शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए और ऐसा करते हुए अपने छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित होने के लिए छात्रों को उस काम का महत्व बताना चाहिए जो वे कर रहे हैं और काम जो दूसरे करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में किए जाने वाले कार्य के मूल का प्रदर्शन करना चाहिए। व्यापक अर्थ में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिक अन्वेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन ईबीएस की प्रभावशाली युक्ति है? आपको बताना है कि प्रभावशाली युक्ति कौन सा है। तो इसमें विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिकल और भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले ईबीएस की प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने के प्रभावशाली संसाधन के रूप में परिवार के सदस्य, समुदाय एवं समाचार पत्र होते हैं। ईबीएस में सर्वेक्षण, परियोजनाएं, क्षेत्र भ्रमण, खेल, प्रायोगिक विधियां या शिक्षक रणनीतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षार्थियों की भागीदारी को अधिकतम करने में प्रभावकारी होती हैं, यानी कि प्रभावी होती हैं। आयोग ने इस विकल्प में बी और सी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नए विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो कौन सा हो जाएगा? प्रोसेस अप्रोच यानी कि प्रक्रिया उपागम। नए विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया उपागम कौशलों का उपयोग होता है। प्रक्रिया उपागम कौशल के भीतर प्रक्रियाओं की एक प्रणाली का अनुप्रयोग है। साथ में इन प्रक्रियाओं की पहचान और बातचीत और उनका प्रबंधन है। प्रक्रिया उपागम का उद्देश्य अपने परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक संगठनात्मक प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करना है। प्रक्रिया उपागम एक क्रियात्मक विषय है। इसमें प्रत्येक कार्य क्रियात्मक रूप होता है क्योंकि दृश्यता मन के भाव बुद्धि से मेल खाकर हस्त कौशल द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। यह प्रवृत्ति छात्र को आंतरिक दृष्टि से प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, आप सभी को यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को और अच्छा और बेहतर देने की प्रयास करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।